हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया था, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आपको याद आ रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है उसमें जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है और नॉन एक्सियल की कम बढ़ती है। तो 3 ऑर्बिटल्स इस तरीके से नीचे होते थे और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होते थे, और दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम कहते थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर आपने पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आप पीछे के लेक्चर्स को कंप्लीट करें और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ। पीछे के लेक्चर्स को देखने के लिए बेटा जी आप लोगों को जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, या फिर आप इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से भी आपको पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्प्लिटिंग का तरीका तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम बढ़ती है जो कि नॉन एक्सियल थे। ऑक्टाहेड्रल में इनको हम T2G ऑर्बिटल्स भी कहते थे, और 2 थे उनकी ज़्यादा बढ़ती थी, उनको हम कहते थे एक्सियल, या वहाँ पर EG ऑर्बिटल्स भी बोलते थे। अब हम इनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे, तो जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो है, डालेंगे आप हेडिंग, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन चुका है और हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो पहले तो आप एक फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स, और तीनों रूल्स के नाम लिख देंगे आप लोग। कौन कौन से रूल्स हैं? अफबाउ रूल, हुंड्स रूल, और तीसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं 11th में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये था। लेकिन ये रूल्स हमने आपको लिखा दिए, मतलब बता दिया इन रूल्स से करते हैं, फिर भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो कहाँ भरेंगे? ये एक तो 3 ऑर्बिटल्स का एक सेट होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और ये 2 ऑर्बिटल्स का दूसरा सेट होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे, और इस डिफरेंस को, जो एनर्जी का ये डिफरेंस होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, फिलहाल यहाँ पर फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। मान लीजिए अगर D सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अफबाउ रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को आप वहाँ भरो जहाँ एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे, D में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऐसा आता है कि D में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला तो यहीं भर जाएगा, बात खत्म। अगर D में 2 हैं तो एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। 3 हैं, 1 2 3 ऐसे आ जाएंगे। और अगर D4 है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा? D4 वाले केस में कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हमें समझना है। तो 3 तो ये भर गए, 3 इलेक्ट्रॉन मान लो हम अगर D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें मेटल का, जो मेटल के D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 हैं, तो उस केस में पहला इलेक्ट्रॉन ये भरा जाएगा, दूसरा ये भरा जाएगा, तीसरा ये होगा। विद 4th इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? या तो हम, भाई ऊपर ले जाने का मतलब क्या हुआ? आप हाई एनर्जी में ले जा रहे हो, और अफबाउ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ भरो? जहाँ एनर्जी कम है। तो एनर्जी तो इस ऑर्बिटल की कम है, तो 4th इलेक्ट्रॉन को हम यहीं पर क्या करेंगे? पेयर अप करा देंगे। लेकिन जब आप पेयर अप कराओगे तो एक फैक्टर ऐसा है जो इसको अपोज करेगा। वो कौन सा फैक्टर है? जब आप सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसको अगर हम सिस्टम मान लें, पूरा सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, और जो एनर्जी बढ़ती है दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे अगर व्हेन फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड अप इन T2g ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। एनर्जी का बढ़ना क्या करेगा भाई, किसी भी सिस्टम की एनर्जी का बढ़ना उसकी स्टेबिलिटी को अपोज करता है। तो एक ये फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन के नीचे पेयर कराने को अपोज करता है। वो कौन सा फैक्टर हो गया, पेयरिंग एनर्जी। चलिए अगर हम यहाँ पेयर नहीं कराते हैं, हम इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाओगे तो ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, CFSE के बराबर। तो ऊपर ले जाने पर भी एक फैक्टर इस प्रोसेस को अपोज करता है, उसको हम कहेंगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कुल मिला के ये निकल के आया कि चौथा इलेक्ट्रॉन आप चाहे नीचे भरें, एक अपोज करने वाला फैक्टर है, वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अगर आप नीचे पेयर ना करें, ऊपर ले जाएं, तो भी एक फैक्टर है जो इसको अपोज करता है, वो क्या है, CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कुल मिला के ये कहा गया कि वो काम करो, एनर्जी तो बढ़नी है, चाहे आप नीचे पेयर करो चाहे आप ऊपर ले जाओ, एनर्जी बढ़नी ही है। तो वो काम करो जिससे एनर्जी कम बढ़नी तो है ही, लेकिन वो काम करिए जिससे एनर्जी कम बढ़े। अब पेयरिंग एनर्जी को तो फिक्स माना गया, पेयरिंग एनर्जी वेरी नहीं करती है। कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स या लिगेंड अगर चेंज हो गया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स जाओगे, अगर लिगेंड चेंज होगा, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड है, वहाँ पर वाटर लिगेंड है या NO2 लिगेंड है, तो पेयरिंग एनर्जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है CFSE का, ये चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE को चेंज करते हैं। उनमें से एक फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, दूसरा है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, तीसरा है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और एक और है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नेचर ऑफ लिगेंड। तो ये घटती और बढ़ती रहती है। तो एक रूल नहीं बनाया जा सकता कि हर बार हमें क्या करना है, मतलब एक रूल हम ये नहीं दे सकते कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है या CFSE ज्यादा होती है। देखो पॉइंट हमारा क्या था, हमारा पॉइंट था चाहे आप नीचे पेयर अप करें तब भी एनर्जी बढ़ेगी इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी, ऊपर ले जाएं तब भी एनर्जी बढ़ेगी इक्वल टू CFSE। तो क्या कराना है, पेयर कराना है या ऊपर ले जाना है, तो आपको बताया वो काम कराना है जिससे एनर्जी कम बढ़े। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर अप करा दो, अगर CFSE कम है पेयरिंग से तो आप क्या करो, ऊपर ले जाओ। अब कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, ये पेयरिंग एनर्जी तो नहीं बदलती है, लेकिन CFSE बदलती रहती है कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। और CFSE का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे। तो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, जिनकी फील्ड स्ट्रांग होगी वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएंगे, स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएंगे तो वहाँ पर CFSE ज़्यादा होगी, CFSE ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम नीचे ही पेयर अप करा देंगे। और अगर लिगेंड की जो फील्ड है वो वीक है, मतलब लिगेंड इज वीक लिगेंड फील्ड, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, CFSE कम आएगी तो फिर CFSE पेयरिंग से कम पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे, तो आप पेयरिंग नहीं कराओगे क्योंकि पेयरिंग कैसी है इस बार ज़्यादा है। तो कुल मिला के वही बात आ गई। अब क्या किया गया, लिगेंड्स को उनकी CFSE वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करके दिया गया, और अरेंज करके दिया गया जो सीरीज बनती है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज हम आपको लिखा देंगे जो हमने जिसका जिक्र किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और वो सीरीज में जो लास्ट वाले लिगेंड होते हैं CO, CN, NO2 वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उस केस में स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊपर नहीं ले जाते हैं, क्या करते हैं, पेयर अप करा देते हैं। और जो शुरुआत में लिगेंड्स होते हैं जैसे हेलोजेंस वाले हैलाइड आयंस हैं वो शुरू में ही होते हैं, मतलब उनके थ्रू जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, पेयर अप नहीं कराएंगे। और कुछ लिगेंड्स बीच में आते हैं, अमोनिया है, वाटर है, EN है, तो ऐसे केस में अकेले लिगेंड नहीं डिसाइड करता है कि पेयरिंग करें या ना करें, अदर फैक्टर्स मतलब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स है और इसके अलावा नेचर ऑफ मेटल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल है, वो सब मिल करके डिसाइड करेंगे। तो आपके सामने कोई धर्म संकट नहीं है, आप पेयरिंग कहाँ कराओगे कहाँ नहीं कराओगे। अगर लिगेंड ये 3 आ गए, CO, NO2, CN आ गए, तो आप
क्या करना है आपको, CFSE ज़्यादा होगी तो ऊपर नहीं जाओगे तो आप नीचे पेयर अप करा दोगे। अगर हेलोजन है तो आप क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे, नीचे नहीं रखोगे। और अगर बीच वाला कोई लिगेंड है तो ऐसे केस में 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको अलग से करा दूंगा, आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपने एक पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स। और फिर आप लिखिएगा नई लाइन से, विद 4th इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। विद 4th इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। उन 2 पॉसिबिलिटीज में से फर्स्ट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैन बी पेयर्ड इन T2G ऑर्बिटल। ये T2G है, इलेक्ट्रॉन कैन बी पेयर्ड इन T2G ऑर्बिटल। फुल स्टॉप के बाद ये पहला है जो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज में पॉसिबिलिटी नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कैन बी पेयर्ड इन T2G ऑर्बिटल। लिखिएगा, इट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। इट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी, मतलब ये एक अपोजिंग फैक्टर हो गया, पेयरिंग एनर्जी। दूसरी पॉसिबिलिटी लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड इन EG लेवल। EG, इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड इन EG लेवल। फिर इसमें लिखिएगा, इट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू, इट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू CFSE। तो फिर लास्ट में नई लाइन से लिखेंगे, व्हेन CFSE इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये अगर ज्यादा है तो ऊपर नहीं ले जाएंगे। फिर अगर CFSE कैसी है, ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड अप इन T2G लेवल। ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा है। जो कम है उसके अकॉर्डिंग, पेयरिंग करने से कम बढ़ रही तो पेयरिंग करा दो। और फिर आप लिखेंगे, व्हेन CFSE इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू EG लेवल। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू EG लेवल। अब बात आती है कि कब पेयरिंग ज्यादा है और कब CFSE ज्यादा है। तो ये तो वेरी कर नहीं रही है, लेकिन ये वेरी कर रही है। तो अब हम लिखेंगे यहीं पे फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। इसमें आप पहला फैक्टर लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल में लिखेंगे, विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE इंक्रीजेस। मतलब अगर आयरन +2 में है तो कम स्प्लिटिंग कराएगा, आयरन +3 में होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा। दूसरा है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो आपको हम बता दें, जब आप 3D सीरीज के मेटल से 4D सीरीज के मेटल पे जाओगे और 4D से 5D पे जाओगे तो यहां से यहां जाने पर क्या होगा, जो CFSE है, इसको शॉर्ट में डेल्टा से ही दिखाते हैं, वो क्या होती है, वो बढ़ती है। CFSE बढ़ती है बेटा इस केस में। नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में आपको बता दें, जो CFSE की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर के लिए, फिर आती है ऑक्टाहेड्रल के लिए, और फिर आती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इनफैक्ट जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होती है, लिखा जाता है ये 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होती है। माइनस भी लगाते हैं क्योंकि कम होती है, इसलिए इस तरीके से लगाया जाता है। तो आधे से भी कम होती है टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल से क्यों होती है आपको हम ये बताएंगे जब टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग आपको पढ़ाएंगे। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया, कौन सा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड में आप लिखिएगा, फ्यू लिगेंड्स exert strong field and cause more splitting. They are called strong field ligands. They are called strong field ligands. Whereas other ligands cause less splitting called weak field ligands. फुल स्टॉप के बाद वीक फील्ड लिगेंड्स, फुल स्टॉप के बाद आप लोग लिखेंगे, नई लाइन से लिखें, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स
in order of their CFSE values is known as spectrochemical series. The arrangement of ligands in order of their CFSE values is known as स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो बहुत सारे लिगेंड्स को अरेंज किया गया है, लेकिन जो आपके मतलब के हैं, जिनसे आपका पाला पड़ेगा, आप केवल उन्हें ही लिखो। ज़्यादा लिखोगे तो आप भूल जाओगे। तो सबसे खराब हम ले रहे हैं I नेगेटिव, फिर हम Br नेगेटिव को ले रहे हैं, Cl नेगेटिव, और फिर आएगा F नेगेटिव। इस तरीके से आप याद रखें कि जो हैलाइड आयंस होते हैं वो खराब लिगेंड्स होते हैं, और हैलाइड आयंस का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद फिर हम ले रहे हैं OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के बाद है C2O4 डबल नेगेटिव, ये होता है ऑक्सलेट आयन। और फिर H2O यहां पे लिख रहे हैं, H2O के बाद है अमोनिया। अमोनिया के बाद होगा अमोनिया के बाद आएगा ईएन, और इसके बाद आएंगे वो जो लिगेंड्स हमने आपको 3 बताए थे जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव और CO। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो ये लिगेंड्स पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। ये आप कॉपी करेंगे और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए हमें एग्जाम्पल दिया गया K4FeCN6। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्ट्रक्चर तो या ज्योमेट्री को नहीं एक्सप्लेन करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। कौन सी थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जैसे इसमें लंबा चौड़ा हमें कुछ जो करना पड़ता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो सब नहीं करना पड़ता है। तो लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आयरन कौन सी स्टेट में है, तो पता लगा यहाँ पर जो आयरन है, आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो आयरन यहाँ पर कौन सी स्टेट में है? ये +2 में है। तो अगर आयरन का आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 26 होता है। आप इतना तो ध्यान रखें ही, लास्ट में क्या आता है? 3d6 और 4s2 आता है। जब आप आयरन को +2 में ले जाओगे तो आयरन कहाँ बनेगा? जा करके 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, तो क्या आएगा? 3d6 आएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। कलर प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको अभी एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो पैरामैग्नेटिक है या, पहले हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक कर लें। आपको पता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। तो अब D6 है, हमारे सामने स्थिति ये है कि ये 3 नीचे हैं ऑर्बिटल और ये 2 कहाँ हैं? ऊपर हैं। ये D6 जो है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हम इन्हीं में भरने वाले हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन भरने से पहले रुकिए, थोड़ा सोचिए कि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप करा दें या ऊपर ले जाएं। तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे? लिगेंड की तरफ। लिगेंड कौन है? Cn, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से जो CFSE होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा, पेयरिंग कम रह जाती है, CFSE ऊपर निकल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे? पेयर अप करा देंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका बनेगा। और यहाँ से आप देखोगे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 हो गए, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? अगर हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़े तो हम इसको कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायामैग्नेटिक है। अच्छा, जैसे आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहते थे, जो d ऑर्बिटल्स यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन में वो अंदर वाली शेल के हैं या उसी शेल के हैं? इस बेसिस पर कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते थे। एक होते थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक थे आउटर ऑर्बिटल। वो आप वहीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़िएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के होते हैं। एक पेयरिंग अगर नीचे करा दी गई तो इनको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस,
और अगर पेयरिंग नहीं कराई गई, इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाए गए, इलेक्ट्रॉन ईजी लेवल में ले जाए गए, तो इसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो आप चाहें तो इस बात को स्पेसिफाई कर दें, मेंशन कर दें, एक नोट डाल के, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। ऑक्टाहेड्रल नहीं, ये टर्म हर जगह यूज कर लेते हैं। पहला लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये तब होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इन T2G लेवल, और दूसरे होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू EG लेवल। तो ये डायामैग्नेटिक होगा। अभी कलर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है। अच्छा, अब मान लो यहीं पे कॉम्प्लेक्स हमारे सामने क्या होता, बहुत सिंपल है इसको करना। अगर ये होता K4Fe और इस बारी जो लिगेंड है वो फ्लोरीन है, यहां भी आयरन कौन सी स्टेट में है, +2 में ही है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3d6 आएगा। अब 3d6 आया तो अगर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब हम चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऊपर ले जाएं या नीचे हम क्या करें, पेयर अप करें। तो अब देखिए लिगेंड कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोराइड आयन तो बहुत वीक लिगेंड होता है, तो ऐसे केस में CFSE कैसी होगी, CFSE की वैल्यू कैसी होगी, कम। तो फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाएंगे। तो ये पांचवा हो गया, ये 3 हुए थे, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा यहीं पर पेयर होगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहां पर देखेंगे तो यहां जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है वो आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 है। तो ये कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा जी पैरा मैग्नेटिक। तो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना काफी सिंपल होता है यहां पर, तो इनको आप देख लें, एक्सप्लेन करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कलर प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है इस थ्योरी में, और इस लेक्चर में कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। और जो CFT का आखिरी लेक्चर एक और बनाना पड़ेगा जिसमें हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अभी इसको रब करते हैं और बताते हैं आपको कलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेटा आपकी हेडिंग पड़ेगी एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अगर हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है प्रॉपर्टी, ऐसे करके आप डाल लें, हाई स्पिन पहली प्रॉपर्टी, या लो स्पिन। तो ये बेटा मैंने आपको अभी पढ़ा दिया था, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा दिया जाएगा तो कैसा होगा, कहाँ, T2G में, तो लो स्पिन माना जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे EG लेवल में तो कैसा होगा, वो हाई स्पिन होगा। सेकेंड यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बेटा कुछ भी नहीं लिखना होता है, बस इतना लिखना होता है, अगर इफ कॉम्प्लेक्स हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, μs निकालने का फार्मूला होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा है, n+2, और यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, वोर मैग्नेटॉन। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है यहाँ पर, जिसके बारे में अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया, वो हमें पढ़नी है कलर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग ले लेते हैं, तो कलर प्रॉपर्टी ले लेते हैं और पूरा इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। NCERT में आपके एक एग्जाम्पल लिया गया है, मैं भी वही एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल ये है टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लिया गया है, शायद स्कैंडियम टाइटेनियम, H2O, और यहां पर ये 6 टाइम्स है लिगेंड, और चार्ज यहां पर है +3। ये कॉम्प्लेक्स लिया गया और ये वायलेट कलर का दिखाया गया। वहां पे कैसे समझाया गया मैं आपको बताता हूं। टाइटेनियम की जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो +3 होगी। टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम में टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्कैंडियम में 21, टाइटेनियम में 22, तो 3d आएगा 2 और 4s2 होगा। जब टाइटेनियम को हम ले जाएंगे +3 में तो ये बनेगा जाकर के 3d1 और ये 4s0 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे समझाया गया, इस तरीके से बताया गया, जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो 3 ऑर्बिटल होंगे नीचे और 2 होंगे ऊपर। इस तरीके से यहां से बता रहे हैं, ये हमने 3 ऑर्बिटल्स को ले लिया,
1 2 3 और ये 2 ऑर्बिटल्स ये ले लिया। ये हो गया T2G और ये हो गया EG। एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ भरा हुआ होगा? यहाँ पे भरा हुआ होगा। अब क्या होता है, ये बात आपको पता होगी कि कलर की वजह क्या होती है। अगर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट कैसी होती है? वाइट लाइट बोली जाती है। तो सनलाइट अगर इस पे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी और पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, इसने कुछ भी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई और किसी की आंखों से जाकर के वो लाइट टकराई, तो पूरी की पूरी लाइट जब रिफ्लेक्ट हो गई तो वो लाइट तो यहां से आती हुई दिखाई देगी ना, उसको सन से आई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो स्ट्रेट लाइन में जब देखा जाएगा तो इस वाले ऑब्जेक्ट से लाइट जाती हुई दिखेगी कहां? आंखों पे। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वाइट। लाइट पड़ी, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली इसने, कुछ गया ही नहीं, तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। क्या किया? पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसमिट होने दिया अपने थ्रू, तो ये यहां कहीं से लाइट इधर से दिख रही होगी, तो ये कैसा दिखाई देगा? ट्रांसपेरेंट। और जो 7, ध्यान देना फिर से, पूरी रिफ्लेक्ट कर दी तो वाइट दिखाई देगा, सारी एब्जॉर्ब कर ली तो ब्लैक दिखाई देगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया इसने। और अगर पूरी की पूरी लाइट को अपने थ्रू जाने दिया तो कैसा दिखाई देगा? ट्रांसपेरेंट। बट इसके अलावा भी जो केस बनता है, इसके अलावा एक केस ये बनता है कि क्या किया गया, लाइट जो हमारे पास वाइट लाइट होती है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, आपको पता होगा, विबग्योर। लाइट पड़ी, इस ऑब्जेक्ट ने, भाई जो 7 मिल करके हैं वो क्या बनाते हैं? वाइट। वो वाइट लाइट यहाँ आई, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उनमें से 1-2 वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी मान लो 2 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी 5 को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया या जाने दिया, जो भी है। जब इसने 5 को रिफ्लेक्ट कर दिया या ट्रांसमिट होने दिया तो ऐसे केस में जो आपको दिखाई देगा इस ऑब्जेक्ट से आते हुए, वो 5 जो बचे हुए हैं 5 कलर्स, उनके कॉम्बिनेशन से जो बना होगा वो आपको दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लाइट। सम पार्ट ऑफ व्हाइट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसमिटेड। जो रिमेनिंग पार्ट है लाइट का वो मिल करके जो कलर बनाएगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लाइट, दैट विल बी द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो होता क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स पर व्हाइट लाइट पड़ी, फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो CFSE की वैल्यू होती है वो विजिबल रीजन की लाइट जो एनर्जी दे सकती है उसके बराबर होती है। मतलब मेरा ये है भाई, लाइट की जो एनर्जी होती है E कैसे निकालते हो आप? hc/λ निकालते हो। तो लैम्डा की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? hc/E। भाई H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, ये E क्या हो गई? CFSE हो गई। तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये जो एनर्जी होती है वो ऐसी होती है कि उससे जो वेवलेंथ निकल के आती है वो वेवलेंथ कितनी होती है? वो 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब विजिबल रीजन की होती है। अब ये लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन को जब वो लाइट मिली तो क्या करेगा, वो इसी के बीच की कोई ना कोई जो व्हाइट लाइट पड़ रही थी किसी ना किसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन को लाइट मिलेगी, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और जब वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां जाने को हम कहते हैं एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में जाना, दैट इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? dd ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और जो एब्जॉर्ब कर ली लाइट वो तो एब्जॉर्ब कर ली, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लाइट। और जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट का कलर होगा दैट विल बी द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये होता है। अच्छा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होंगे जहां पर dd ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। कहां पे नहीं पॉसिबल होगा? एक तो अगर D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D 0 है, नंबर 1 D 0 है जो कि आप देख सकते हो। तो अगर D 0 है तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? वाइट। मतलब कह देते हैं कलरलेस, वाइट या कलरलेस दोनों आप लिख सकते हो। अगर D 0 में पॉसिबल नहीं है, अगर D 10 है तो सारे के सारे भरे हुए होंगे, वहां भी dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। एक तो ये केस बनता है जो दोनों आप देख सकते हो। तीसरा, स्प्लिटिंग ही नहीं हुई, मतलब लिगेंड ही नहीं आया। जब लिगेंड ही नहीं आएगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऐसे केस में भी dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर कॉम्प्लेक्स फिर से कैसा होगा? वाइट। ये 3 केसेस बने। पहला D 0,
दूसरा D10, तीसरा लिगेंडी नहीं है, केवल मेटल ही है। तो इन 3 केसेस में कॉम्प्लेक्स को हम कैसा मान के चलेंगे, वाइट या कलरलेस। चौथा एक केस ये बनता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE है वो इस रेंज में है ही नहीं, इस रेंज में है नहीं तो हमारी आंखें सेंसिटिव ही नहीं है दूसरी वेवलेंथ्स के लिए, तो भी हमें कैसा दिखाई देगा, वाइट ही दिखाई देगा। ये केसेस होते हैं। तो D0 में ध्यान रखिएगा कैसा रहेगा, ये कलरलेस या वाइट रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, हमने D एंड F ब्लॉक जब आपको पढ़ाया है तो वहाँ पे ये कंपाउंड्स लिए हैं। कंपाउंड्स कौन से लिए हैं, एक तो लिया है KMnO4। यहाँ पे मैग्नीज कौन सी स्टेट में है, मैग्नीज जो है वो +7 में है और यहाँ पर D0 है। और ऐसे ही हमने लिया है दूसरा कंपाउंड K2Cr2O7, यहाँ क्रोमियम +6 में है और ये भी कैसा है, ये D0 है। मतलब इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद भी ये दोनों कलर्ड होते हैं। यहाँ कलर की वजह होती है चार्ज ट्रांसफर। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें DD ट्रांजिशन, कोई भी कंपाउंड आपने उठा लिया और वहां अगर DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो उसको आप क्या बोल देंगे, उसको आप कलरलेस या वाइट बोल देंगे। देखो, कलर आने की वजह अलग अलग होती हैं। जैसे हेलोजेंस में, हेलोजेंस कलर्ड होते हैं, उसकी वजह अलग है। कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, वहां पर DD ट्रांजिशन या FF ट्रांजिशन हम देखते हैं। अगर F ब्लॉक मेटल के कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वहां पे FF ट्रांजिशन देखा जाता है। इनमें कलर की वजह अलग है। चार्ज ट्रांसफर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपसे अगर पूछें कि यहाँ पर कलर की वजह क्या है तो ऑप्शन DD ट्रांजिशन भी दिया हुआ होगा, वो दिया हुआ होगा तो वो नहीं लगेगा क्योंकि D0 है। ये कलर्ड तो हैं, ये बात पक्की है, ये ऑब्जर्व्ड है, बट DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, वो तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कैसे होते हैं, कलर्ड। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सेस की बात आती है तो उनमें कलर की वजह होती है DD ट्रांजिशन। तो इसको पूरा हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें ये आखिरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो क्या है, कलर प्रॉपर्टी। और हमने एग्जाम्पल ये वाला लिया है, NCERT वाला। लिखना क्या है आपको, शुरू से पहले मैंने आपको एक तो फिलिंग ऑफ आज के लेक्चर में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या लिखना है वो बताया था, वो 3 रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। विद 4th इलेक्ट्रॉन क्या पॉसिबिलिटी है और 2-3 पॉइंट्स लिखाए थे, वो लिखना है। बाद में हमने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE पढ़ाया है, वो आपको लिखना है। और फिर कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराए हैं, वो आपको लिखने हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में तीसरी प्रॉपर्टी चल रही, वो सब आपको लिखना है। तीसरी प्रॉपर्टी में इतना जो मैंने आपको समझाया अभी वो नहीं लिखना है, एग्जाम्पल लेना है, अब आपको लिखना है। देखो, पहले जब हमने एग्जाम्पल लिया है समझाने का तो समझा ही देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स की ये स्थिति थी, D1 था, ये स्थिति थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हम दिखाएंगे, ये हमने ऐसे करके दिखा दिया, मतलब एक प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे ये वाइट लाइट पड़ी, वाइट लाइट पड़ी और यहाँ पे हमने लिख दिया सम पार्ट ऑफ वाइट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब कर लिया गया टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। और यहां पे हमने ये क्या ले लिया, ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट को हम एक और नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लाइट। एरो को बड़ा करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद यहां पर क्या स्थिति मिलेगी आपको, ये 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा बल्कि कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। और यहीं पे हम थोड़ा सा लिख देंगे प्रोसेस इज को क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। तो ये आप लिख दें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन। तो इसको आप बनाने के बाद ये बना लेंगे और बनाने के बाद आप थोड़ा सा लिखिएगा, फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस magnitude of CFSE lie in visible region, that is the wavelength associated with CFSE belongs to 4000 to 8000 angstrom region।
फिर फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे व्हेन वाइट लाइट स्ट्राइक्स ऑन द कॉम्प्लेक्स, कॉमा लगा के, सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी d ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी d ऑर्बिटल, and remaining part of light is transmitted by the complex. full stop के बाद remaining light is called complementary light and color of complementary light is the color of complex. full stop के बाद this process is called DD transition. तो अगर आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक नंबर में आता है व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर, तो आप क्या लिखोगे? डी ट्रांजिशन. नई लाइन से आप एक नोट लिखिएगा, इन फॉलोइंग केसेस डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. कौन कौन से केसेस हैं? नंबर 1 D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा है एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स. अगर लिगेंड्स नहीं मौजूद हैं तो वहां पर भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लिगेंड्स नहीं तो फिर स्प्लिटिंग नहीं, और अगर स्प्लिटिंग नहीं तो डी ट्रांजिशन नहीं. तो आपसे पूछने को आता है, कलर तो नहीं, आपसे पूछते हैं कौन सा होगा, वो याद रख पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है. आपसे ये पूछेंगे कि कलर्ड है या फिर ये कैसा है, वाइट है. तो बस आपको इतना चेक करना है कि क्या डी ट्रांजिशन पॉसिबल है. अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो आप उसको डायरेक्टली कलर्ड लिख देते हैं, और अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स को कैसा लिख देते हैं? कलरलेस लिख देते हैं या वाइट लिख देते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. क्वेश्चन है, एग्जांपल एक आध ले लेते हैं. जैसे कि मान लो ये कॉम्प्लेक्स है Zn, और यहां NH3 4 बार है, और यहां पर ये +2 है. तो ऐसे केस में देखिएगा, जिंक +2 में आ रहा है. जिंक में टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा? 3D10 आएगा, 4s2 होगा. और जब आप Zn को क्या लेंगे? +2 में लेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3D10. जब 3D10 है तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमने आपसे कहा था अगर D10 होता है तो सारे ऑर्बिटल्स ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होगा. और जब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स को हम कैसा मान के चलेंगे? हम कॉम्प्लेक्स को मान लेंगे कि कैसा होगा? वाइट या कलरलेस होगा. तो ठीक है बेटा, ये हो गया. एक क्वेश्चन आप और लिखिएगा क्वेश्चन में, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पूरा लिखिएगा, COPP. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में CuSO4, यही होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट, वेयर एज क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, मतलब हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O is blue colored Y, is blue colored Y. तो हम बात करते हैं इसकी CuSO4.5H2O. बेसिकली ये ऐसा होता है, Cu यहां पर होंगे H2O, ये 4, यहां आएगा SO4 और ये होगा .H2O. ये वाले जो होते हैं ये लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड्स होंगे वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? लिगेंड्स डी स्प्लिटिंग करा देंगे. और ये वाला जो होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि जो CuSO4.5H2O है वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बॉन्डिंग का तरीका क्या है? तो होता है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं, और जो एक होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. तो यहां पे आप दिखाएंगे इन क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, ऐसे करके दिखा देंगे. 4 H2O मॉलिक्यूल्स आर लिगेंड्स, कॉमा लगा के, दे कॉज स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स
कॉमा डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एंड कॉम्प्लेक्स इज या सॉल्ट इज कलर्ड, ब्लू कलर्ड, फुल स्टॉप के बाद इन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी ये देयर आर नो लिगेंड्स, कॉमा नो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, नो डी ट्रांजिशन, हेंस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस या वाइट। तो बेटा ये हमने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर लिया अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, जिसमें हम लोग टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग पढ़ लेंगे और साथ में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो वो लेक्चर होगा, एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, और एक चीज़ और होगी, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, जहां पर मेटल कार्बोनाइल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद मतलब 2 लेक्चर्स आने हैं, तो थोड़ा आइडिया हमें भी नहीं लग पाया कि कितने टाइम में ख़त्म हो पाएगा। जब समझाते हैं उसके बाद पता लगता है कितना टाइम लग जाता है। जैसे आज मुझे उम्मीद थी शुरुआत में कि CFT पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी 2 लेक्चर में, लेकिन बड़ा है टॉपिक, नहीं ख़त्म हो पाया। पहले लेक्चर में आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था और ऑक्टाहेड्रल में वे ऑफ स्प्लिटिंग पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में CFT के आपने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कराया विद एग्जांपल्स। तो ये लेक्चर आपके लिए ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग रहा होगा अगर पीछे वाला भी आपने पढ़ा है तो एक और आएगा CFT का लेक्चर और उसके बाद एक और होगा जो मिसलेनियस टॉपिक्स को समेटेगा। तो बेटा जी अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।